आज हम टेट और सी टेट के बारे में बात करेंगे। पहले तो टेट और सी टेट के बारे में सामान्य बात कर लें कि एक होता है सी टेट और एक होता है टेट। टेट में भी जो 1 लिखा रहता है वो 1 से 5 तक लिखा रहता है, 1 से 5 तक के लिए है, और जो 2 लिखा रहता है वो 6 से 7, 6, 7, 8 के लिए होता है। सेम उसी तरह से सी टेट में अगर सी टेट 1 लिखा रहेगा तो इसका मतलब कि वो प्राइमरी के लिए है, सी टेट 2 है तो इसका मतलब वो जूनियर के लिए है। ये बात स्पष्ट हो गई। आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कुल कितने प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न को करने में कितना मिनट लगता है। तो कुल 150 प्रश्न होते हैं और उसमें टाइमिंग दिया रहता है, इसमें टाइमिंग दिया रहता है 2.5 घंटे यानी 150 मिनट। यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय है, क्योंकि बाकी सब काम करेंगे तो 1 मिनट से कम समय मानिए, 55 सेकेंड मानिए। तो ये चीज क्लियर हो गया। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का सी टेट बता रहे हैं, यानी सी टेट नंबर 1। हमको लगता है कि आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। उसके बारे में बात करेंगे और पेपर भी मेरे पास है सी टेट 1 यानी प्राइमरी का, यानी जो 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए टेट करना चाहते हैं, उसके लिए है सी टेट 1। अब कैसे प्रश्न आते हैं और क्या क्या प्रश्न आते हैं दिमाग में तो आएगा ही। तो उसके लिए पहले विषय देखिए कि विषय कौन कौन सा है। इसके पहले एक और बात मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि आपको लगता है कि मैं सी टेट करूं कि टेट करूं, अगर आपके दिमाग में घूमता है तो मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि अगर आप चिंतन करना चाहते हैं, विचारवान हैं, चिंतन करना चाहते हैं, प्रश्न को पढ़ने में घबराते नहीं हैं, तो आप सी टेट करिए। अगर आपको रटने की क्षमता है और गणित भी पढ़ते हैं, आज तक की गणित आपकी ठीक है या सामान्य है, तो आप टेट लीजिए। अब मैं आता हूं सी टेट 1। जैसे मैंने कहा सी टेट 1 तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई होंगी। तो सिर्फ सी टेट 1 के लिए बात करूंगा, नहीं तो सारे चीज की बात करूंगा और सारे के प्रश्नों को देखूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सी टेट 1, तो सी टेट 1 आप देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न, भाषा 1 के 30 प्रश्न और भाषा 2 के 30 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न और पर्यावरण विज्ञान यानी ईवीएस के 30 प्रश्न। अब इसको आप तो समझ गए, बाल मनोविज्ञान समझ गए, गणित समझ गए, ईवीएस समझ गए। अब आपको लगेगा भाषा 1 और भाषा 2 क्या है। इसको इसी वीडियो में अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लोगों को पेपर मिलता है करना कुछ है, कर कुछ आते हैं, इसलिए वो अच्छा पेपर करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। भाषा 1, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ अपने क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ या उत्तरी क्षेत्र मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ कि अगर हम करना चाहें तो हम पहला पेपर हिंदी लेंगे और दूसरा पेपर अंग्रेजी या संस्कृत लेंगे, या और भी बहुत सारे विषय होते हैं उसमें सिलेक्शन कर लेते हैं, उसमें से एक लेंगे। लेकिन अगर पहला विषय हमने संस्कृत लिया तो दूसरा विषय हमको दूसरा ही लेना पड़ेगा, या तो हिंदी लीजिए या तो अंग्रेजी लीजिए। यहाँ स्पष्ट कर दें कि आप दोनों भाषा नहीं ले सकते हैं, गणित नहीं ले सकते हैं, संस्कृत नहीं ले सकते हैं, इसमें अंतर होना चाहिए। और जब आप वहां करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे कि भाषा 1 और भाषा 2 मान लीजिए हम भाषा 2 लिए हैं, भाषा 2 तो ये भाषा 1 में क्या होगा, दूसरा विषय होगा, तब ये दूसरा विषय होगा। अब देखिए 2024 के प्रश्नों के उदाहरण, 2024 के हमारा प्रश्न सी टेट का प्रश्न पत्र है, इसका मैं आज उदाहरण आपको दे रहा हूँ प्रश्न कैसे हैं, ताकि यही तो मेन है, इसी को तो करना है, इसी पर तो डिस्कशन करना है, इसी पर तो बातचीत करना है और इसी को याद भी करना है थोड़ा बहुत। तो मैं अच्छा चलिए पहला प्रश्न ही पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्नर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। प्रश्न समझ गए? नहीं समझे तो दोबारा से पढ़ रहा हूँ। हार्वर्ड गार्नर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। प्रश्न समझना सी टेट में बहुत सारे लोगों को मुश्किल होता है और ये
जो यूट्यूब देख रहे होंगे उनको भी मुश्किल होगा, लेकिन पहली बार मुश्किल होगा, दूसरी बार मुश्किल होगा, बाद में धीरे से आसान हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्नर की, अब मान लीजिए हार्वर्ड गार्नर की बुद्धि की अवधारणा पढ़े ही नहीं, बुद्धि का कंसेप्ट पढ़े नहीं, अगर अवधारणा करने लगता बुद्धि का कंसेप्ट पढ़े नहीं कि यानी कि हार्वर्ड गार्नर का बुद्धि पर क्या कंसेप्ट था, क्या विचार था, आप इसको अगर पढ़े रहेंगे तो आंसर तुरंत लगा देंगे, आप इसको नहीं पढ़े हैं तो आंसर कैसे लगाएंगे वो मैं बात कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, एक ही आयाम होता है, एक ही बुद्धि होती है, एक ही दिशा में जाती है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित होती है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों को अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बहुत सारे लोग समझ गए कौन सा आंसर सही है, बहुत सारे लोग नहीं समझे। जो नहीं समझे उन, जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं समझे उनके लिए क्या है कि आप उसमें देखिए कि कौन सा नहीं, एकदम नहीं हो सकता है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। ऐसा तो संभव नहीं कि सभी लोग दुनिया को एक समान समझते हैं, सबका विचार अलग अलग होता है, तो ये तो होगा नहीं। और जब विचार अलग अलग हो गया, देखते होंगे तो बुद्धि के लिए एक ही आयाम होता है, ये भी नहीं होगा। और बुद्धि को प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। हम तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं करके टाल दे रहा है, लेकिन जो पढ़ा होगा वो ऐसे कहेगा। इन्होंने बताया कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है, हार्वर्ड गार्नर, बुद्धि 7 प्रकार की होती है। हर बच्चा विशिष्ट होता है, यानी हर बच्चा अलग तरह का होता है, उसे अलग तरह से पढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अलग अलग आयामों में लोग अलग अलग योग्यताएं होती हैं। जब हर बच्चा अलग अलग प्रकार का सोचता है, हर बच्चा विशिष्ट होता है, तो उसमें योग्यता भी विशिष्ट होगी। तो जब हार्वर्ड गार्नर का सिद्धांत की बात की जाएगी, मान लीजिए एक टॉपिक हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत पर आई, पूरा एक टॉपिक, तो एक टॉपिक पूरा हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत पर आई, तो हार्वर्ड गार्नर का सिद्धांत आपको ओके हो गया। बीच बीच में रिवीजन करना सब लोग जानते हैं जरूरी होती है। फिर मैं एक और प्रश्न ले रहा हूँ, दूसरा ही प्रश्न ले रहा हूँ। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए कभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहराता है? अब खराब अंक के बारे में, मेरी गणित खराब है, इसको ऐसे समझिए, मेरी गणित खराब है, तो हम सोच रहे हैं कि अंकों की समझ, गणित की समझ मुझे नहीं है। तो आप अपने ऊपर रह के समझिए, तो आपको क्या लगता है? अब आंसर दे रहे हैं, आप सोचिएगा। मैंने आंसर को, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया कि मुझे गणित नहीं आती है, एक भिन्न का सवाल दिया गया और मैं समझता हूँ मुझे भिन्न का सवाल नहीं आता है, तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ? कोशिश की कमी। अब देखिए, आपको हर विकल्प लगेगा, यही विकल्प है। योग्यता का अभाव, किस्मत, कार्य कठिनाई। अब ये शब्दों का खेल है। आप हो सकता है कि कोई आपको पढ़ाता हो और कार्य कठिनाई शब्द इस्तेमाल न किया हो, तो आप इस विकल्प को नहीं लेंगे। तो योग्यता की कमी, योग्यता का अभाव, किस्मत, तो कार्य कठिनाई। अब कैसे कि जैसे सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि गणित बहुत कठिन विषय है और हम इसको लगा नहीं पाएंगे, यानी ये मेरे लिए कठिन है। न तो मेरे में योग्यता की कमी है, न तो ये लक का बात है, और न तो कोशिश की कमी है। मुझे लगता है कि लगा नहीं पाएंगे, तो ये है कार्य कठिनाई। डिस्कशन। सीटेट में डिस्कशन से ही बहुत लोग पास हो गए हैं। अब एक सवाल मैं गणित का कर देता हूँ। गणित में आपको लगता है कि गणित बहुत कठिन विषय है, तो गणित में मनोविज्ञान आता है। हर एक तो जान लीजिए, सीटेट एक ऐसा विषय है कि हर विषय में मनोविज्ञान आएगा। जिसका मनोविज्ञान अच्छा होगा वो सीटेट पास कर जाएगा। आप सब जानते हैं 150 प्रश्न होता है, 90 नंबर चाहिए। 85 86 SC ST OBC को चाहिए, यानी सबको 90 नंबर मान लीजिए। 60% प्रश्न जो पाएगा वो 60% जो अंक पाएगा वो पास हो जाएगा, यानी 90 नंबर पाएगा वो पास होएगा। तो 40 नंबर तो कठिन आएंगे और कठिन लगेंगे, उसको छोड़ दीजिए। अब सुनिए, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक गणित का प्रश्न है। निम्न में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है? मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहरा रहा हूँ, गणित को सीटेट में प्रश्न को समझना ही एक प्रकार का कठिनाई है।
और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर प्रश्नों को समझ गए तो उत्तर देना आसान होगा। अब मैं इसको अपने पर लीजिए, सब कुछ ऐसे व्यवहारिक जीवन में अगर मैंने गणित पढ़ लिया है, जान लिया है, तो अब इसको हम समाज में जा रहे हैं या व्यवहारिक समाज में जाएंगे तो व्यवहारिक जीवन में ही जाएंगे। अब व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग, सबसे अच्छा उपयोग क्या है? उपयोग तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा उपयोग क्या है? प्रश्न समझ गए? तो दे रहा है, दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना। दूसरा है छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हो। तीसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों को लिखित में संप्रेषण करना। और अंतिम है रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। पढ़ते ही 4 विकल्प, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि कौन सा आंसर है। अगर ऐसे लोग जो पढ़ते ही मेरे विकल्प को समझ गए कि कौन सा विकल्प सही है आज के डेट में, और उनको लगता है कि वो सीटेट नहीं पास कर पाएंगे, तो वो बहुत ही गलत सोचते हैं, बहुत ही गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्न पढ़ते ही प्रश्न आपने कभी नहीं पढ़ा और आप समझ रहे हैं कि कौन सा सही है, तो आपको पास होने से रोक नहीं सकता है, लेकिन हार्ड वर्क सबको करना जरूरी है। अब 2 में आप दिक्कत होगी। तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण, यानी जो हम समझे हैं उसमें जो व्यवहार की भाषा है और अपनी भाषा को उपयोग करके लिखित में दूसरे को संप्रेषण, संप्रेषण एक विचार, अपनी विचार दूसरे को देना। भाई हिंदी भी तो समझना पड़ेगा। अगर हिंदी आपको समझ नहीं फिर लगाएंगे कैसे? फिर अंग्रेजी में लगाइए। अगर अंग्रेजी में समझ है तो हाँ, उस वर्ड को अगर आपको लगता है कि इसको इंग्लिश में देख ले तो इंग्लिश में देखने से आसान हो जाता है। और फिर लगता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना, खोज करना, अन्वेषण करना लिखा है, और अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं ये समझना भी अपने काम में। आपको क्या लग रहा है? सबसे व्यवहारिक तो यही है, गए, मिले और वो देखी कि वो जो गणित पढ़े हैं वो वास्तव में अपने व्यवहार में कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सबसे सही है। अभी इस पर बहुत सारे, ये इसीलिए कहते हैं, मैं जिस जो भी मिलता है उससे कहता हूँ कि सीटेट के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्नों के डिस्कशन से आ जाएंगे, और जब इस प्रकार के प्रश्नों का डिस्कशन कर लेंगे तो ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे आप हल कर लेंगे। अब मैं इसको रखता हूँ क्योंकि इसमें पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो जिनको आपको याद करना पड़ेगा और उनके सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सुनिए अंतिम बात, 3 प्रश्नों का हमने उदाहरण दिया, एक गणित का, 2 मनोविज्ञान का। 2 मनोविज्ञान का क्यों दिया? क्योंकि मनोविज्ञान का ही सबसे ज्यादा सीटेट में आएगा। तो जो साथी तैयारी करना चाहता है, अपनी क्षमता को जानना चाहता है कि आज के डेट में हम टेट, सी टेट, अपर प्राइमरी का पास हो सकते हैं कि नहीं और हमारे में वो क्षमता है कि नहीं, वो निश्चित तौर पर हमसे जुड़े और हमसे जुड़ करके विश्लेषण करें। मैं ये कदापि नहीं कहता हूँ कि हमसे केवल जुड़ेगा तो पास हो जाएगा। हमसे जुड़ करके जो बात डिस्कशन करने के लिए दी जाएगी वो घर पर करेगा और प्रश्नों को पढ़ते हुए आएगा उसी टॉपिक पे, और कोई प्रश्न मिल गया वो आंसर नहीं दे पा रहा है तो अगले दिन आकर के वो इसी यूट्यूब पर या कैसे भी वो पूछेगा कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, या फिर आपने कोई विकल्प ढूंढा, किसी प्रश्न को पढ़ा और विकल्प आपको लगा कि सी सही है, लेकिन जब आपने आंसर दिया तो डी सही है, तो फिर आपको हाँ डी को खाली याद नहीं कर लेना है, आपको फिर इसी YouTube सत्र में जुड़ करके आपको पूछना है कि क्यों ये सही है और क्यों ये नहीं सही है, जबकि मेरे अनुसार ये सही है। तब इस प्रकार का जब डिस्कशन होगा तो बहुत आराम से इस परीक्षा को पास किया जा सकता है। एक बार अंतिम में कहूँगा, ये परीक्षा बहुत ही आसान है, सिर्फ हार्ड वर्क करना, डिस्कशन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।